सभी पत्रकार मित्रों का आईवी हॉस्पिटल मोहाली की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज का ये जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे कि ब्रेन स्ट्रोक, आम भाषा में लकवा, अधरंग भी कहा जाता है। उसके बारे में एक चर्चा है जो आपके साथ करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट लाइक टू इंट्रोड्यूस टू अवर टीम ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम आईवी हॉस्पिटल। टू माई लेफ्ट इज डॉक्टर प्रदीप शर्मा। डॉक्टर प्रदीप शर्मा हमारे साथ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हैं और डॉक्टर का बहुत ज़्यादा अनुभव है इस क्षेत्र में। नेक्स्ट टू डॉक्टर प्रदीप इज डॉक्टर विनीत सरकर। डॉक्टर विनीत सरकर हैं जो डायरेक्टर न्यूरो सर्जरी और न्यूरो इंटरवेंशन के पद पे कार्यरत हैं आईवी हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब का भी बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, तो ये सर्जरी भी करते हैं और एंडोवेस्कुलर सर्जरी दोनों की सर्जरी करते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। हमारे कंट्री में, इंडिया में करीब 15 से 20 लाख ब्रेन स्ट्रोक के केस हर साल पाए जाते हैं। ब्रेन स्ट्रोक जिसे कि अधरंग, लकवा भी कहा जाता है। बहुत सी गलत धारणाएं हैं इसके बारे में कि पेशेंट को ये चटा दीजिए, ये सुंघा दीजिए, ठीक हो जाए। बेसिकली जो ब्रेन स्ट्रोक है ये एक ब्रेन अटैक है। जैसे कि हार्ट अटैक होता है कि खून का दौरा कम होने से के कारण अगर जो दिल में हार्ट अटैक होता है, ऐसे ब्रेन में अगर खून का दौरा कम हो जाए तो उसे ब्रेन अटैक कहा जाता है। मोटे तौर पे अगर बात करें तो ये जो ब्रेन स्ट्रोक है दो तरह का होता है। एक इस्कीमिक, जहाँ की खून की कमी होती है ब्रेन में जाने के लिए, और दूसरा होता है हेमरेजिक, जहाँ की कोई नस फट जाए तो उसको हेमरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है। 80% केसेस में ये जो ब्रेन स्ट्रोक होता है करीब इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, यानी कि कोई नाली ब्रेन की बंद हो गई, उसके कारण उस पार्ट में ब्लड नहीं गया और उसके कारण वहाँ का ब्रेन पूरी डैमेज हो गया। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कल धारणाएं हैं पेशेंट कहाँ जाना चाहिए। आइडियली अगर ऐसा कोई भी पेशेंट आपकी नज़र में आए, कोई फ्रेंड सर्कल, कोई रिलेटिव ऐसा कुछ हो, तो उसे एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल का मतलब होता है ऐसा हॉस्पिटल जहाँ की ब्रेन स्ट्रोक ट्रीट करने की सारी सुविधाएं हो। अंदर ही CT स्कैन हो, अंदर ही MRI हो, अंदर कैथ लैब हो, अंदर ब्लड बैंक हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, न्यूरोसर्जन हो, क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट हो। तो ये पूरी टीम है जो ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, ब्रेन के पेशेंट को, इस तरह के पेशेंट को डील करती है। कुछ और फैक्ट फिगर्स हैं इसी के बारे में, इंडिया के जो फैक्ट फिगर आपसे शेयर करना चाहेंगे। एक नई टेक्निक अभी आ गई है, जैसे कि हम हार्ट में एंजियोप्लास्टी करते हैं कि एंजियोप्लास्टी में आपने देखा होगा जांघ के रास्ते से एक तार या हाथ के रास्ते से एक तार जाके हार्ट में जिस पार्ट में ब्लॉकेज है वहाँ पे बैलूनिंग करके स्टेंट लगा दिया जाता है, जिससे कि जो खून का दौरा रुका होता है वो दोबारा चलने लग जाता है और ब्रेन को मतलब प्रॉपर हार्ट सप्लाई मिलने लगती है। इसी तरह आज नई टेक्निक जो आ गई है जिसे न्यूरो इंटरवेंशन कहा जाता है, जिसमें कि डॉक्टर विनीत महारत है। ये टेक्निक से ब्रेन के अंदर जाके जहाँ पे भी ब्लॉकेज हो, जहाँ ब्लड सप्लाई नहीं जा रही हो, उस पार्ट में जाके जो गांठ बन रही होती है खून की, उसको खींच के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इससे खून का जो दौरा होता है दोबारा चल पड़ता है। तो नॉर्मल जो स्ट्रोक होता है उसमें थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शन यूज करते हैं, जैसे कि मतलब जो खून का घोलने वाले इंजेक्शन होते हैं, अगर बट वो स्ट्रोक के सिर्फ 4 घंटे में ही इफेक्टिव रहते हैं और ऑलमोस्ट जो उसकी एफिकेसी होती है करीब 60-70% पेशेंट्स में ही इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर कोई बड़ी नाली में रुकावट आ जाए तो ये नई टेक्निक है जिसे कि मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टमी कहा जाता है। डॉक्टर साहब डिटेल में आपको इसके बारे में बताएंगे। तो उसमें जैसे स्टेंट हम हार्ट में जाके एंजियोप्लास्टी करते हैं, इसी तरह ब्रेन में जाके उस दौरे को खींच के बाहर निकाला जाता है और टेबल के ऊपर ही पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। कोई उसके हाथ पाँव में कोई काम करना बंद कर दिया और सुन्न हो गया और टेबल पे ही उसके इफेक्ट दिखने लग जाते हैं। इतनी इफेक्टिव थेरेपी है। बट ये एक थोड़ी कॉस्टली थेरेपी है। दूसरी है कि ये बहुत लिमिटेड सेंटर में अवेलेबल है। चंडीगढ़ में भी अगर आप देखें तो ये PGI में अवेलेबल है और प्राइवेट में 1 या 2 हॉस्पिटल में ही अवेलेबल है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग बहुत स्ट्रिंजेंट ट्रेनिंग है, बहुत चुनिंदा हॉस्पिटल में ही अवेलेबल है। बट इसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, जैसे करनाल में भी है। इसका एडवांटेज दूसरा ये है कि इस टेक्निक से करीब 24 घंटे में भी अगर पेशेंट आपके पास आए तो उसमें भी ये टेक्निक यूज की जा सकती है और उसका थ्रोम्बस निकाला जा सकता है। नॉर्मल में सिर्फ 4 घंटे आपकी विंडो पीरियड है। अगर 4 घंटे के बाद पेशेंट आया और नहीं कुछ किया, उसको थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शन नहीं कोई असर किया, तो पेशेंट परमानेंट अधरंग हो जाएगा। पेशेंट को हो सकता है एक साइड का हो, हाथ का हो, पाँव का हो, फुल बॉडी का हो, तो जो कि रिकवर नहीं करता है। तो इसलिए स्ट्रोक को समझना बहुत जरूरी है, इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। प्रॉपर ट्रीटमेंट कहाँ लगता है, स्ट्रोक ट्रीटमेंट जो है कि प्रॉपर एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल के में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी जानकारी होना जरूरी है। तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इसके बारे में आपको और डिटेल में बताएं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा, मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट आईवी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ।
ये जो स्ट्रोक का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही वास्ट है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको मैं थोड़ा ब्रीफ आउट कर दूं कि स्ट्रोक कैसे पहचानते हैं, स्ट्रोक होता क्या है, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, ये किस तरीके से अपन इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शन के साथ में इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हाउ कैन वी कैन सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दिस स्ट्रोक। तो सबसे पहले अपन को स्ट्रोक की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, स्ट्रोक होता क्या है। जब भी हमारे नॉर्मल स्टेट्स में कोई भी बदलाव आ जाए या बोलने में, चलने में या समझने में, तो हम स्ट्रोक की संभावना उसमें रखते हैं। अब इसको पहचानते कैसे हैं, हाउ वी विल रिकॉग्नाइज या हाउ वी विल क्लिनिकली डायग्नोस हम कैसे करेंगे, आप नॉर्मल समाज उसको कैसे पहचानेगा। तो उसके लिए हम लोग साइंस में या फिर एक निमोनिक बनाते हैं जिसको हम लोग बी फास्ट बोलते हैं, बी फास्ट बोलते हैं, जिसमें बी फॉर बैलेंस होता है, जिसमें पैरों का, हाथ पैरों का लड़खड़ाना, चलने में दिक्कत आना या फिर किसी हाथ का भी इधर उधर जाना, बैलेंस बिगड़ना, उसको बी से याद रखते हैं। ई फॉर आंखों की रोशनी, ई फॉर आई साइट, एक तरफ अचानक से आधा दिखना या फिर एकदम से रोशनी चले जाना या फिर एक तरफ से ऊपर का हिस्से में विजन चला जाना, तो उसको हम लोग ई से याद रखते हैं, तो बी ई। फिर नेक्स्ट जो शब्द आता है वो आता है FAST, एफ मतलब फेस, चेहरे में कोई टेढ़ापन या फिर कोई सुनपन, तो उसको हम लोग एफ से याद रखते हैं। फिर आता है शब्द ए फॉर आर्म, हाथ पैरों में कोई बदलाव, कमजोरी, सुनपन, उसको हम लोग ए से याद रखते हैं। फिर आता है एस मतलब स्पीच मतलब बोलने में कोई भी तरीके का बदलाव, जैसे हकलाना, तुतलाना, बोल नहीं पाना, समझ नहीं पाना, तो उसको हम लोग स्पीच से याद रखते हैं। अब इन सब में बी फास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो शब्द आती है, जो अक्षर आता है, वो आता है वक्त, टी फॉर टाइम। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जो मॉडर्न साइंस डेवलप कर रही है डे टू डे, उसमें टी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस इस वक्त पे डिपेंड करते हैं कि पेशेंट हमारे पास में कब पहुंचा और किस स्थिति में पहुंचा, जल्दी पहुंचा या लेट पहुंचा, तो उसको बोलते हैं टी। वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये टी कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये सिम्टम, ये डेफिनेशन थी, ये सिम्टम थे बी फास्ट, जिसको हम लोग याद रखते हैं। फिर आते हैं इसके होते कितने प्रकार के हैं ये। देखिए हम लोग अमूमन इसको दो विभाग में बांटते हैं कि एक तो इस्चेमिक, चड्डा साहब ने बताया कि इस्चेमिक एकदम धमनियों में खून अचानक से रुक जाना, उसको हम लोग इस्चीमिया बोलते हैं, ब्रेन के अंदर इस्चीमिक हो जाए या फिर अचानक से नस फट जाए। तो मोर कॉमन जो होते हैं वो इस्चीमिक स्ट्रोक होते हैं और लेस कॉमन होते हैं हेमरेजिक, जिसको हम लोग नस फटना बोलते हैं। अब दोनों के ट्रीटमेंट ऑप्शंस बड़े अलग अलग है। अब ये जो जागरूकता हम लोग बताते हैं बी फास्ट, टी वर्ड फॉर वक्त, ये दोनों में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस्चेमिक स्ट्रोक में इसकी प्रायोरिटी टी की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो अभी हम लोगों के पास में डेवलप हो रहा है वो इस्चेमिक स्ट्रोक पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो इंसिडेंस वैल्यूज है, प्रेवलेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये दो प्रकार के स्ट्रोक हैं। फिर अब आते हैं कि ये होता किस कारण से ये स्ट्रोक हो रहे हैं आजकल हमारे समाज में। तो सबसे पहले जो हम लोग ओपीडीज में देखते हैं कारण में, वो आता है अनकंट्रोल्ड शुगर और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। अमूमन होता क्या है कि पेशेंट डायग्नोस होते हैं हाइपरटेंशन के, शुगर के, लेकिन वो रेगुलर मेडिकेशंस नहीं लेते हैं, दे आर वेरी इरेगुलर इन देयर मेडिकेशंस। और होता क्या है कि ब्लड के अंदर जब भी शुगर लेवल अप एंड डाउन होता है, बीपी ऊपर नीचे होता है, तो हमारे जो ब्रेन के वेसल्स होते हैं वो उनको इंजरी होती है एंड दे रिजल्ट्स इनटू द स्ट्रोक। तो सबसे पहले जो कारण हम लोग देखते हैं अनकंट्रोल्ड शुगर एंड हाइपरटेंशन एक कारण में आता है। फिर जो कारण आते हैं उनमें हम लोग देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं है किसी का, किसी की उम्र एक हम लोग कारण में मानते हैं, लेकिन जो अवॉइड नहीं कर सकते। फिर आता है नशा पता, लोग स्मोकिंग करते हैं, लोग ड्रग्स लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे ब्रेन की वेसल्स में कम ज़्यादा बीपी बढ़ना, कम जाना, वो सब वेरिएशन आते हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। फिर जो कारण आते हैं कई बार पैथोलॉजी, किसी को हार्ट में तकलीफ होती है कि हार्ट के अंदर उसके क्लॉट बन रहे हैं और जैसे ही हार्ट पंप करता है वो ब्रेन के अंदर स्ट्रोक कर देता है। और बहुत सारे और कारण होते हैं, किसी को ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल डिस्टर्ब रहती है, किसी का खून गाढ़ा होता है, किसी के जेनेटिक्स ऐसे होते हैं कि है ना वेसल्स के अंदर बदलाव ऐसे होते हैं। तो ये सब कारण होते हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक होता है। अब आता है ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो ट्रीटमेंट के अंदर ऐसा रहता है कि पहला होता है कि हम लोग इसको अवॉइड ही करें कि स्ट्रोक हो ही ना, वो एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है, मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। तो अब हो ही ना, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहला ये कि हमें हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी रखनी पड़ेगी।
हेल्दी हेल्दी के अंदर हमें हमारी उम्र के हिसाब से एक्टिविटी डिसाइड करनी है कि हम लोग कितने एक्टिव रहें। जैसे बच्चे हैं तो हम उनको खेलने के लिए बोलते हैं, ओल्ड एज है तो उनको बोलते हैं सिर्फ वॉक करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, एक्सरसाइजेस करें, अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें। तो एज के अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सरसाइजेस डिसाइड, अपने बॉडी के हिसाब से हाउ योर बॉडी इज रेस्पॉन्डिंग टू द एक्सरसाइज, उसके हिसाब से आप वो डिसाइड करें। दूसरा, आप अपने जो मेडिकेशंस रेगुलर चल रही है, किसी को हार्ट पेशेंट्स हैं तो खून पतला करने की दवाइयाँ अगर चल रही हैं तो वो रेगुलर लें, बीपी की गोलियाँ रेगुलर लें, हाइपरटेंशन एकदम कंट्रोल रखें, शुगर एकदम कंट्रोल रखें। अगर किसी का कोगुलेशन प्रोफाइल डिस्टर्ब है, डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ दे रखी हैं वो रेगुलर लें। फिर आते हैं ट्रीटमेंट अपने ऑप्शंस पे। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस मैंने जैसे बताया कि है ना, ये टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो इस्कीमिक स्ट्रोक होते हैं वो ट्रीटमेंट जो ऑप्शन हम लोग बार बार वक्त पे फोकस कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में जब पेशेंट 4-4.5 घंटे के पहले पहुंचता है तो अभी हमारी साइंस ने खून पतला करने के इंजेक्शंस अवेलेबल करवाए हैं, डेवलप करें हैं, जो हम लोग लगाते हैं और खून की जो नस बंद हुई है, जो धमनी बंद हुई है, वो घुल जाता है वो क्लॉट, और वो खून का प्रवाह वापस से अच्छा हो जाता है। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले मेजर जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं वो रूल आउट करते हैं और फिर खून पतला करने के इंजेक्शंस लगाते हैं। कई बार पेशेंट हमारे पास में 4 घंटे से लेट पहुंचता है, 6 घंटे, 12 घंटे या कई बार 24 घंटे तक भी पहुंचता है। तो हमारे पास में कैजुअलिटीज़ में हम लोग न्यूरो इमेजिंग करवाते हैं, उनकी एंजियोग्राफी करते हैं, सीटी एंजियो, देखते हैं कि नस बंद कौन सी बड़ी बंद है। अगर हम लोगों को लगता है कि इस ब्रेन को अब बचाया जा सकता है और हमें लगता है कि इसकी रिकवरी अच्छी होगी एमआरआई स्कैन्स देख के और क्लिनिकली इवेलुएट करके, तो हम लोग थ्रोम्बेक्टोमिक प्रोसीजर है। डॉक्टर साहब एक केस भी शेयर करेंगे रिसेंट, अभी हमने एक केस बहुत ही मिनिमल टाइम लेके उसको अच्छा रिजल्ट किया और वीडियो होंगे डॉक्टर साहब ना, वो शेयर करेंगे, दिखाएंगे आपको कि हाउ द रिजल्ट्स कैन वेरी, कि पेशेंट्स बिल्कुल एकदम पैरालाइज था एंड आफ्टर द आवर प्रोसीजर एंड पेशेंट स्टार्टेड मूविंग। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसको हम लोग थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं। पैर के नस से हम लोग ब्रेन में जाते हैं और उसकी जो क्लॉट जहाँ पर नस बंद हुई है उसको निकालते हैं। फिर आते हैं दूसरे, कई बार पेशेंट हमारे पास में 1 दिन 2 दिन बाद में आते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में अलग तरीके की दवाइयाँ, अलग तरीके के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे लिए टाइम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हेमरेजिक, जो अगर पेशेंट्स को ब्रेन की नस फट जाती है तो उसके लिए फिर इडेमा, आसपास सूजन आती है तो सूजन उतारने की दवाइयाँ और ये सब चीज़ें हम लोग काम में लेते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल एंड पेशेंट रिस्पॉन्स वेरी वेल। तो ओवरऑल ये स्ट्रोक का ब्रीफ आउट था कि हाउ यू कैन डायग्नोस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड प्रोग्नोसिस और हाउ यू कैन प्रिवेंट। अब मैं डॉक्टर विनीत सैगर को माइक दे रहा हूँ, तो फर्दर जो एक हमारा केस है और कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन सर आपसे शेयर करेंगे, तो माई माइक इज टू हेड टू डॉक्टर। नमस्कार। जैसे कि डॉक्टर प्रदीप ने आपको बताया स्ट्रोक क्या होता है, ये तो आई थिंक अब हमें क्लैरिटी है ही है। इसको लकवा जो हम कॉमन मैन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस बड़ी क्लियर हैं। टाइम इज़ ब्रेन, ये याद रखने की ज़रूरत है कि जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि चड्डा साहब ने आपको बताया कि एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में अगर आप पहुंचेंगे तो जब सारी चीज़ें एक ही जगह अवेलेबल होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक MRI हमको करना है, ठीक है ना, तो अगर आप किसी स्कैन सेंटर पे या लोकल हॉस्पिटल में जाते हैं तो इट माइट टेक हाफ एन आवर। पर स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल क्या होता है मैं वो बताना चाहूँगा। अगर हमें ऑन इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कोई पेशेंट स्ट्रोक का आ रहा है तो MRI बाकी पेशेंट्स की जो भी होती है वो रोक दी जाती है। एमरजेंसी में एक अलर्ट जारी किया जाता है, स्ट्रेचर एमरजेंसी के बाहर रेडी होता है, लोग रेडी होते हैं, इमीडिएटली पेशेंट को स्ट्रेचर पे लेके विद इन 5 मिनट्स जो है एडमिशन के साथ साथ MRI में शिफ्ट कर दिया जाता है एंड विद इन 10 to 15 मिनट्स जो भी उसका प्रोसीजर है वो चालू हो जाता है, चाहे वो खून पतला करने की दवाई हो या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो टाइम इज ब्रेन, हम इस तरह से उसको जस्टिफाई करते हैं। सिम्टम्स आपको बता ही दिए डॉक्टर साहब ने, बी फास्ट एक निमोनिक है, आप याद रखें इसको, ठीक है ना। तो इसके जो निमोनिक के पार्ट्स हैं, B फॉर बैलेंस, E फॉर आइज, F फॉर फेस, आर्म, स्पीच एंड देन T फॉर टाइम। सो ये चीज़ें आप याद रखें। इनमें से किसी भी जगह पे आपको प्रॉब्लम फील होती है इमीडिएटली डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें, स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचने की कोशिश करें जहां सारी फैसिलिटीज एक ही रूफ के अंदर अवेलेबल है। अब इसका फ़ायदा हम लोगों ने कैसे उठाया है, एक पेशेंट के किस तरह से मदद की है। अब ये जो व्यक्ति थे ये 82 साल के थे, इनको जो है बेसिकली स्ट्रोक हुआ जो कि अराउंड 12 बजे के करीब हुआ था। तो ये नवा शहर में थे। लकीली नवा शहर में जो हमारे हॉस्पिटल हैं, IB हॉस्पिटल का एक ब्रांच है, वहाँ पे ये पहुँचे। वहाँ से मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट किया गया कि इस तरह का पेशेंट है और हम उसको यहाँ पे शिफ्ट करा रहे हैं। वी वर रेडी इन द इमरजेंसी। हम लोगों ने उसको इमरजेंसी में लिया और इमरजेंसी में लेने के बाद विद इन 10 मिनट्स हम उसको डिसीजन ये हो गया कि इसमें जो है खून पतला करने का दवाई नहीं देना है और इसको
जो एंजियोग्राफी या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी ही इसके लिए सूटेबल रहेगी अगर हो सके तो ये पेशेंट हम 4 अराउंड 20 मिनट के करीब हमारे हॉस्पिटल में एंटर किया था और 4:40 दोपहर में जो है ये हमारी कैथ लैब में टेबल पे था और ये पहला रन है। ये ब्रेन की एंजियोग्राफी आप देख सकते हैं कि ये बड़ी नस है और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है और उस तरफ एक जगह जाकर के कहीं जो है बेसिकली आगे सर्कुलेशन नहीं जा रहा, दाहिनी तरफ वो सर्कुलेशन ऊपर तक जा रहा है, बाईं तरफ वो सर्कुलेशन नहीं जा रहा। ये क्यों था? क्योंकि वहां पे क्लॉट फंसा हुआ था। तो हमने जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी प्रोसीजर होता है उसके द्वारा बेसिकली इस क्लॉट को हमने जो है निकाला। जस्ट शो यू। हाँ, तो वो निकालने के बाद अब आप देख सकते हैं, अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को, आप इसमें देख सकते हैं कि दाहिनी तरफ जो है सर्कुलेशन नहीं था, डाई नहीं पहुंच रही थी, और बाईं तरफ ये जो करने के बाद जो है अब सर्कुलेशन खुल गया है और वो सारा का सारा जो है ब्रेन रिपरफ्यूज हो रहा है। और ये अगर हम देखें नेक्स्ट स्लाइड में, तो ये जो है 2 क्लॉट्स हैं जो उस जगह से निकाल लिए गए और उसका नतीजा क्या आता है बेसिकली। तो ये एक मैंने कंबाइंड स्लाइड बनाई है। सबसे पहली वाले में आप देख सकते हैं कि सर्कुलेशन नहीं है, सेकंड वाले में सर्कुलेशन खुल गया है और थर्ड वाले में भी सर्कुलेशन खुल गया और वो जो है वो क्लॉट्स हैं जो निकाले गए हैं इस मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी प्रोसीजर के साथ। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। बेसिकली इसका नतीजा ये निकलता है कि ये मरीज है, आप देख सकते हैं, ये जो मरीज लकवे के साथ आया था और विद इन 24 आवर्स जो है ये वॉकिंग स्टेट में आ गया। ये इस जो है मरीज का ये जो है बेसिकली इस टेक्निक का एडवांटेज है हमारे पास। कैसे हैं बेसिकली, तो ये किया इस तरह से जाती है। ये किसी और इसी तरह के किसी और मरीज का एक एंजियोग्राफी है। आप देख सकते हैं कि जहां पे मैंने सर्कल लगाया है यहां पे डाई आ चुका है लेकिन ब्लॉकेज हो चुकी है। तो इस ब्लॉकेज को पार करने के लिए आप देख सकते हैं वहां पे एक तार जैसी चीज ऊपर तक चलेगी, ये हमारा एस्पिरेशन कैथेटर होता है। उस ब्लॉकेज को क्रॉस करके ये आगे निकल गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें वो जो घुमावदार चीज है सांप जैसी है वो बेसिकली हमारा डिवाइस है जिससे हम ये क्लॉट से रिट्रीव करते हैं और उसका एडवांटेज ये है सर्कुलेशन खुल गया। तो सिमिलरली ये एक और पेशेंट था जो हमने कुछ दिनों पहले ही ट्रीट किया था। ये पेशेंट भी विद इन 2 to 3 डेज जो है वॉकिंग स्टेट में आ गया। डेफिनेटली इसके कुछ प्री कंडीशंस हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि हमें देखना होता है एमआरआई पे कि एरिया जो है डैमेज हो सकता है, वो कितना डैमेज हुआ है, इस प्रोसीजर को करने का फ़ायदा है कि नहीं है, पेशेंट सूटेबल भी होना चाहिए उस चीज़ के लिए, थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसीजर है, एंड देन टाइम एज आई सेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस, टाइम इज ब्रेक। तो इस्कीमिक स्ट्रोक जो कि आप जैसा कि आपको डॉक्टर साहब ने भी बताया जो कि 80% ऑफ पेशेंट्स में पाया जाता है, सबसे पहली चीज तो यही है कि उसको अगर हम ना होने दें तो सबसे अच्छी बात है। परंतु फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, अगर मरीज वहां पहुंचता है तो मरीज को सबसे ज्यादा फायदा होता है। बहुत बार हमने देखा है कि पेशेंट पहले एमआरआई कराता है, फिर किसी से अपॉइंटमेंट लेता है, अपॉइंटमेंट लेकर के शाम को उसको दिखाता है, फिर उसको पता लगता है उसको स्ट्रोक होता है, तो बाय द टाइम वो हमारे पास पहुंचता है वो सारी ट्रीटमेंट मोडेलिटी से बाहर हो चुका होता है जिनसे कि उनको मैक्सिमम फायदा हो सकता है। जैसा कि हमने सबसे पहली स्लाइड में दिखाया था कि टाइम इज ब्रेन, इस चीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर किसी भी पेशेंट को लकवे जैसी फीलिंग आती है उसके लिए सबसे अच्छी चीज तो यही होगी कि वो एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जैसे कि आईवी हॉस्पिटल जो कि एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल उसमें पहुंचे और अपना इलाज जल्दी से जल्दी करवाएं। धन्यवाद। रियलिटी इस चीज पे डिपेंड करती है कि स्ट्रोक में कितना बड़ा वेसल जो है वो इन्वॉल्व होता है। एक बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा कि जैसे ही स्ट्रोक पेशेंट को होता है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना बड़ा वेसल मतलब कितनी बड़ी नस जो है वो ब्लॉक हुई है, अराउंड 1.90 मिलियन ब्रेन सेल्स पर मिनट डेड होने लगते हैं। 19 लाख सेल 1 मिनट में डेड करते हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है टाइम। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो मोर्टेलिटी बेसिकली इस चीज पे डिपेंड करती है कितना बड़ा एरिया इन्वॉल्व हो रहा है और कितना टाइम जो है पेशेंट का बर्बाद हो रहा है या वेस्ट हो रहा है, कितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे, कितनी जल्दी हो। मोर्टेलिटी इस चीज पे डिपेंड करेगी। कितने केस पर ईयर होते हैं मतलब इसमें? कितने हिंदुस्तान में करीब 20 लाख केसेस पर ईयर होते हैं। वर्ल्ड वाइड का डाटा लो तो 1.5 करोड़ साल में होते हैं, जिसमें से 50% की डेथ हो, मतलब 1.5 करोड़ में 50 लाख की डेथ हो जाती है। 50 लाख परमानेंट डिसेबिलिटी में आ जाते हैं।
और बाकी 50 को ट्रीटमेंट मिलता है। डिसेबिलिटी में जो आते हैं या डेथ होती है किन कारणों से होती है? लैक ऑफ ट्रीटमेंट, डिसेबिलिटी का कारण मेजर कारण ही है कि आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। हिंदुस्तान में मतलब इसका कितना दर है हिंदुस्तान में उसकी जो ब्रेन स्ट्रोक की? बताए ना 20 लाख नए स्ट्रोक हिंदुस्तान पाए में हिंदुस्तान में, 20 लाख, पूरे वर्ल्ड में 1.5 करोड़ साल के। ये तो मतलब ये तो कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव है जो रिपोर्ट होता है। कहीं तो घर में ही हो जाते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते, इलाज आधा टाइम तो केमिस्ट से दवाई ले ली लेकर के काम चला दिया जाता है ना, तो वो रिपोर्ट नहीं हो पाते ना। ये जो 20 लाख रिपोर्ट है ये तो हॉस्पिटल का डेटा है, ठीक है ना। जो बहुत सारे आरएमपीज के पास ट्रीट हो रहे हैं या नॉन क्या कहते हैं मेडिकल डोबेज, तो वो तो हमें पता ही नहीं है। जब कोई स्ट्रोक आता है तो उस समय कुछ लोग ना राय दे देते हैं कि आप झाड़ा करवा लो, कुछ भी चटा लो, चप्पल सुंघा दो, ये कील लगा दो। डॉक्टरों भी कहते हैं कि अफीम देने से नहीं सर, नहीं फायदा नहीं होता सर। अफीम Suppress देने से होते हैं। बल्कि नुकसान और होने के चांसेस है, बिकॉज अफीम बीपी बढ़ाती है, वो एक इस्कीमिक स्ट्रोक को हेमरेज में कन्वर्ट कर सकती है, और कहीं हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ तो और नुकसान कर सकती है। अफीम से हार्ट में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अरिथमिया हो सकता है, वो बढ़ा सकती है। अफीम तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए सर। इट इज नॉट अ मेडिकल